जी अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ा गैप आया। कुछ क्लासेस ऑफ थी हमारी, पहले ईद की हॉलीडेज थी, उसके बाद फिर लास्ट वीक में वेदर कंडीशन ऐसा था, और कल भी हमारा ऑफ था इंडिपेंडेंस डे का। तो मैं पहले अपना लास्ट लेक्चर जो है या लास्ट टॉपिक का हम वार्म अप करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है, आप देख रहे होंगे कि हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में टॉपिक हमारा है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो था अबाउट मेनलीज पीरियोडिक टेबल, और उसमें हमने मेरिट्स ऑफ मेनलीज पीरियोडिक टेबल स्टडी किए थे। ये सब बात हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ वार्म अप करूंगा इसको, ताकि आगे की बात जो है हम समझ सकें। मेंडलीव्स ने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का एक मेथड अडॉप्ट किया, एक स्टेटमेंट दी और एक टेबल डिजाइन कर दिया। इस पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या है? हम कहते हैं ऑल एलिमेंट्स वर अरेंज इन अ सिंगल टेबल। एक ही टेबल में सारे अरेंज हो गए। किस फॉर्म में? 8 ग्रुप्स एंड 12 पीरियड्स। एटॉमिक मास के इंक्रीज होने के अकॉर्डिंग वो जब अरेंज करते हैं तो 12 रोज बनती हैं, 12 पीरियड्स बनते हैं। एक पीरियड के अंदर सिमिलर एलिमेंट्स नहीं आ रहे, जब सिमिलर एलिमेंट आता है उस पीरियड का तो पीरियड चेंज हो जाता है। फिर कोई सिमिलर एलिमेंट आएगा, पीरियड चेंज हो जाएगा। तो यूं कितने पीरियड्स बन रहे हैं? 12 पीरियड्स हैं। मेन लीफ के टेबल की बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। उस टेबल की खास बात यह है कि उसमें एलिमेंट्स का अरेंजमेंट जो है वो इन अ रेगुलर ग्रेडिएशन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी ग्रेडिंग नजर आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी ग्रेडिंग फॉर्म में नजर आती है। उनका अरेंजमेंट जो है रैंडम अरेंजमेंट नहीं है। ग्रुपिंग जो कर दी गई, ग्रुप नंबर को देखकर आप बता सकते हो उस ग्रुप के एलिमेंट्स की मैक्सिमम बैलेंस स्टेट। उस ग्रुप के एलिमेंट्स की मैक्सिमम बैलेंस स्टेट आप बता सकते हैं। अबे स्कूल का क्यों खोल रहे हैं? कोई काम कर रहे हो स्कूल का? अच्छा, ओके। मैक्सिमम बैलेंस स्टेट हम बता सकते हैं। मैनलीफ ने अपनी अरेंजमेंट की बेस पे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की करेक्शन की है। जैसे एक मिसाल है, एलिमेंट बेरिलियम, उसका टाइमिंग मास 13.5 नोन था, मैनलीफ ने इसकी करेक्शन करके 9 कर दिया। ये बात हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ, एम्प्टी स्पेस, वेकेंट स्पेस, मैनली लेफ्ट मेनी वेकेंट स्पेसेस। उसने अपने टेबल में जगह जगह कुछ खाली जगह छोड़ दी। उसका कहना ये है कि यहाँ का एलिमेंट अभी मिसिंग है, फाइंड आउट किया जाए इसको। उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसकी प्रोडिक्शन जो है मैनलीव ने किया, और हकीकत में वो एलिमेंट मिसिंग था, एलिमेंट डिस्कवर हुआ और उन्हीं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हुआ जो मैनलीव पहले बता चुका है। तो उस डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स जो है हम कहते हैं उसका क्रेडिट भी मैनलीव को ही मिलता है, इसलिए हम इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कह रहे हैं। डायगोनल रिलेशनशिप ग्रुप को ग्रुप से लिंक करता है। ग्रुप 1, 2 एंड 3 में डायगोनल्स पाए जाते हैं 2, 3, 4 के साथ। 1, 2, 3 का फर्स्ट एलिमेंट और 2, 3, 4 का सेकेंड एलिमेंट में डायगोनल्स बनते हैं। ये 6 मेरिट्स हैं। मैनलीव का टेबल बहुत फेमस हुआ। अब हम बात करते हैं उसके डीमेरिट्स क्या है, उसमें ऑब्जेक्शन क्या है, वीकनेस क्या है उसमें। ये टॉपिक शॉर्ट में भी आता है और डिटेल नोट में भी आता है। शॉर्ट में आएगा तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिखने हैं, डिटेल में आएगा तो आपको 6 पॉइंट्स करने हैं, 5 to 6 करने हैं। ये तो हमारा लास्ट लेक्चर था ना, एंड हमने यहाँ किया था। ये कैरियर का बहुत अहम साल है, इसलिए तवज्जो से क्लास लीजिए और अटेंटिव बैठिए।
बगैर हैंड फ्री के क्लास ज्वाइन मत किया करें। आप सिर्फ स्क्रीन को देख नहीं रहे हैं, आप बात को सुन भी रहे हैं, आपको रिस्पॉन्ड भी करना होगा। कुछ क्लास रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। उसमें सबसे अहम चीज ये है कि आपको विद कैमरा ज्वाइन नहीं करना। हमने कहीं पे भी वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है अंटिल कि हमें कभी आपका कोई होमवर्क देखना है, तब हम आपसे कहेंगे आप उसको शेयर करें, लेकिन वो मुनासिब नहीं है क्योंकि आप घर में मौजूद हैं। इसलिए बैकग्राउंड जो है उसको आप नहीं छुपा सकते, और कई इश्यूज हैं, इस वजह से हम इसको कभी भी पसंद नहीं करते कि हम वीडियो के जरिए आपसे कोई टॉपिक डिस्कस करें। पहली बात तो ये है, कभी भी कैमरा ऑन नहीं करना है। आप ऑन ही कैसे कर रहे हैं जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है और वो नीड भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप क्लास जब ज्वाइन करोगे तो बिफोर क्लास हाफ एन आवर आपको बैठ के टॉपिक को रिवाइज करना है। टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, और लेक्चर के अहम पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। इसमें सेकेंड ईयर में ना केमिस्ट्री में की बात कर रहा हूँ, सुनने और समझने का काम ज्यादा है पार्टिसिपेट होने से, ये ज्यादा है। फर्स्ट में याद है कि जब टॉपिक पढ़ते हैं मोल, मैंने उसकी डेफिनेशन और एक न्यूमेरिकल एक कैलकुलेशन समझाई, उसके बाद आपको करने को दे दिया, तो आपने काम किया और आपने खुद कैलकुलेट किया तो बात को समझा। यहाँ आपको मेमोराइज करना है, चीजों को सुनना है, समझना है और फिर उसको याद करना है। तो इसलिए क्लास में बिल्कुल अटेंटिव बैठे, ना कोई लेट के हुए क्लास अटेंड करे, ना टिक लगाएं, बिल्कुल अटेंटिव बैठिए, और तब आप तवज्जो से बात को समझ रहे होंगे। ये जो इल्म है ना, इसकी कदर की जाती है, किताब की, कॉपी की, पेन की, इनकी रिस्पेक्ट की जाती है, इज्जत की जाती है। तो बस ये चंद बातें हैं, अगर आप इनके पे तवज्जो देंगे तो आपको इससे फायदा भी होगा इंशाल्लाह। मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अपना नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो मेनलीव के टेबल के डीमेरिट्स हैं। लिखने की आदत डालिए क्योंकि रिटन वर्क केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है, लिखने की भी आदत डालिए। डीमेरिट्स ऑफ मेनलीव पीरियोडिक टेबल, रिकॉर्ड लेक्चर आप देख सकते हो ना, तो उसके बाद जो कुछ रह जाता है तो वहां से आप दोबारा उसको कॉपी कर सकते हो। लिखने की आदत डालिए। अभी कम से कम बुलेट फॉर्म में की टर्म्स लिख लिया करो। जैसे मैं 6 पॉइंट्स बताऊंगा तो उनकी जो हेडिंग्स है वही कम से कम नोट डाउन कर लें, कम से कम। वरना आप पूरा लिख सकते हैं, आपको पूरा लिखना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा है तो रिकॉर्ड वीडियो के जरिए आप उसको पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, मैं डीमेरिट्स की बात कर रहा हूँ। हम मेनली का पीरियोडिक टेबल लिखते हैं तो हमें चंद उसके अंदर डिफेक्ट्स या कमी नजर आती है। हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं जिसकी वजह से मेनली टेबल को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, लेकिन ये डिस्कार्ड नहीं हुआ। वजह इसके, इससे बेहतर कोई हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है, इससे बेहतर कोई हमारे पास टेबल नहीं है, इससे और बेहतर कोई हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हम एलिमेंट को क्लासिफाई करें। तो कोशिश की जाती है कि डिफेक्ट्स को आंसर किया जाए, उनको रिमूव किया जाए। तो बहरहाल ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मेजर इशू कौन सा है, मैं उसको पहले लिख के समझाता हूँ, फिर मैं असल में मुझे आपको बुकिश अंदाज में नहीं पढ़ाना, मुझे आपको समझा के पढ़ाना है। देखो, एलिमेंट जब अरेंज करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट आप कौन सा लिखोगे जिसका टाइम मास सबसे लीस होगा, जिसमें हाइड्रोजन। क्या टाइम मास है? 1। अरेंजमेंट का मेथड जो अडॉप्ट किया जा रहा है वो कौन सा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। हाइड्रोजन फर्स्ट क्यों है? क्योंकि सबसे लोअर टाइम मास है। कोई और एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे लोअर टाइम मास है। अब एलिमेंट चेंज होता है, क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसका मास चेंज होता है, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब ये नहीं कहेंगे मतलब यही एक बात है, नहीं सुने, इसको हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 1869 के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एटम को कंसिडर किया जा रहा है कि वो इनडिविजिबल है। एटम एक यूनिट है मैटर का, उससे छोटी चीज नहीं होती है। ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है और उसके तमाम एटम्स जो हैं उनका मास 1 है।
और मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसिडर की जा रही है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट जो है वो इसलिए है कि उसका मास डिफरेंट है, उसका मास डिफरेंट है। वो एलिमेंट है हीलियम। हम हीलियम की बात कर रहे हैं। हीलियम का मास कितना है? 4। अब इन दो में कोई बात कॉमन नहीं है, इसलिए मैं हीलियम को हाइड्रोजन के साथ नहीं लिख रहा हूं, अलग लिख दिया मैंने इसको। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा? लिथियम। मौजूदा टेबल में लिथियम। अटॉमिक मास कितना है? इन दोनों से ज्यादा है, 7 है। और बाकी तमाम एलिमेंट से कम है, तो थर्ड नंबर का एलिमेंट आ गया। अब मैं एलिमेंट लिखता चला जाऊंगा। बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और फिर कौन है? नियॉन। नियॉन से हेवियर कौन है? सोडियम है, हमें कहीं कोई इश्यू नहीं आ रहा है। इसके बाद कौन है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। क्या मास है सल्फर का? 32। फिर कौन है? क्लोरीन। मास कितना है? 35.5। नेक्स्ट इससे हेवियर आएगा, कौन है? आर्गन। मास कितना है? यस, ग्रेटर है, 39.9। इसके बाद ऑर्गन के पास कौन आएगा जो इससे हेवियर होगा? आर्गन से हेवियर। तो हम पुट कर रहे हैं पोटेशियम को, जो हेवियर नहीं है, उसका मास तो कम है, 39.9, 39.1, 39.1। ये एक ऑब्जेक्शन आ रहा है कि मेंडली भी क्या कर रहा है कि आप जो अरेंजमेंट कर रहे हैं वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, तो पोटेशियम को तो ऑर्गन से पहले लिखना चाहिए। मेंडलीव्स ने प्रॉपर्टीज को कंसिडर किया है, एटॉमिक मास को इग्नोर किया है। अगर पोटेशियम वहां चला रख दूं मैं और ऑर्गन यहाँ ले आऊं, तो पीरियोडिसिटी खत्म हो जाती है, मतलब एडजस्टमेंट खत्म हो जाती है, ग्रुपिंग खत्म हो जाती है। तो इस डिफेक्ट के साथ टेबल प्रेजेंट किया जा रहा है, तो डिफेक्ट इसके अंदर मौजूद है। पोटेशियम को पहले होना चाहिए, ऑर्गन को क्या होना चाहिए? बाद में होना चाहिए। इस पेयर को हम कहते हैं, एक एबनॉर्मलिटी नजर आ रही है, इसको एनोमलस पेयर कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 हेड डाल लीजिए, एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। कुछ एनोमलस पेयर्स मौजूद हैं, एबनॉर्मल पेयर्स मौजूद हैं, एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। मैंने एक पेयर की आपको मिसाल दी है। अब इसको डिफाइन करते हैं कि एनोमलस पेयर का क्या मतलब है। तो हम ये कह रहे हैं सर्टेन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स having higher atomic weight have been given position before the elements having lower atomic weights. इसको शॉर्ट कर सकते हो ना, हैवियर एलिमेंट प्लेस बिफोर लाइटर एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पे कौन से एलिमेंट्स? एग्जांपल हम ले रहे हैं, पोटेशियम की हम मिसाल ले रहे हैं, जिसका मास 39.1 है, was placed आफ्टर आर्गन, और उसका मास कितना है? 39.9। मैं ये इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि मेरी बात तो सुन ली थी। अब हम रिटर्न पे आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या बात हो रही है। ये हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। मौजूदा टेबल भी उठा के देख लीजिए, क्योंकि मौजूदा टेबल जो है वो एटॉमिक मास बेस नहीं है, तो हम मौजूदा टेबल पे ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकते हैं। अभी हमारे पास नॉलेज इतनी है कि प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, तो मैं एटॉमिक मास को देखते हुए बात कर रहा हूं सिर्फ। मौजूदा टेबल एटॉमिक मास तो बेस ही नहीं है कि मैं एटॉमिक मास की वजह से एतराज नहीं कर सकता हूं। मेनली टेबल बात कर रहे हैं। एक और मिसाल कोबाल्ट और निकल की है कि निकल का एटॉमिक मास है 58.7, बाद में प्लेस किया जा रहा है किसके? कोबाल्ट के, और उसका एटॉमिक मास कितना है? 58.9। ये एक मेजर ऑब्जेक्शन है मेनलीफ के टेबल के ऊपर, ये एक डिफेक्ट मौजूद है उसके अंदर, और इसका आंसर मेनलीफ के पास नहीं है ना, उसने इसको आंसर किया। तीसरा सेकंड जो हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन की, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये मौजूदा टेबल को कंपेयर कर रहे हैं असल में। मेनलीफ के दौर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे तो बात ही, डिबेट ही नहीं हो रही, एटम तो यूनिट है। असल में हमने मेरिट्स कितने लिए थे ना? 6 लिए थे। तो हम मौजूदा टेबल से कंपेयर करते हैं, हम बोलते हैं कि ये खामी मेनलीफ टेबल के अंदर डिफेक्ट मौजूद था।
कि आप एक एलिमेंट के एटम के स्ट्रक्चर को टेबल से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन मौजूदा टेबल से आप उस एलिमेंट के एटॉमिक स्ट्रक्चर को इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि उसका लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसका वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हम इस मौजूदा टेबल से तो कर सकते हैं, लेकिन मेनली टेबल में ये हम कहते हैं कमी मौजूद है। तो हम ये बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। Mendel's periodic table does not give an idea about the structure of an atom. अब हम आते हैं थर्ड पे, पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये तो मसला आज भी टेबल में मौजूद है। पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये टू सीरीज हैं 14 एलिमेंट्स की। एक को लेंथेनाइट्स कहते हैं और सेकंड को एक्टिनाइट्स कहते हैं। इनकी जस्टिफाइड पोजीशन नहीं है। मैं कह रहा हूं टू सीरीज है। फर्स्ट सीरीज इज कॉल्ड लेंथेनाइट्स। अगर टेबल आपके जहन में हो ना, टेबल प्रोडक्ट टेबल आपने देखा हो, तो उस टेबल के बॉटम पे दो रोज नजर आती हैं हमें अलग अलग से। पहली रो लेंथेनाइट्स है, दूसरी एक्टिनाइट्स। उनको प्रॉपर पोजीशन नहीं दी जा रही है ना पीरियोडिक टेबल। जो टेबल हम भी पढ़ेंगे ना, उसमें भी उनकी पोजीशन नहीं है। अभी बाद में हमें टेबल भी डिस्कस करना है ना, कि मौजूदा टेबल जो है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, वहां पे भी हमने उनको एक ही एलिमेंट जगह 14 एलिमेंट को प्लेस कर दिया है। तो इनका भी एक प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए जब ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। लेकिन मैनलीफ के टेबल ने इसके बारे में कोई गुंजाइश नहीं रखी, कोई बात नहीं की। जब वो मिसिंग एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो आपका क्लासिफिकेशन का मेथड इतना क्या नाम है, परफेक्ट होना चाहिए कि बाद में भी कोई एलिमेंट आए तो उसके लिए स्पेस और जगह हो, गुंजाइश मौजूद हो। अगर आपका क्लासिफिकेशन का मेथड जो आपने अडॉप्ट किया है वो अगर 100% सही है, वो चंद एलिमेंट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। चंद एलिमेंट पे अगर बात करते हो तो फिर डॉमिनल लॉ ऑफ ट्राइज में क्या खामी थी? 5 तो उसने भी ट्राइज बना लिए थे ना। हम चाहते हैं कि सारे एलिमेंट्स एडजस्ट हो जाएं। फोर्थ, ये वो पॉइंट है जिसको आपने शॉर्ट में पॉइंट नंबर 2 पे रखना है। मैं कहता हूं अगर शॉर्ट में आता है तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। तो फर्स्ट कौन सा है? एनोमलस पेयर। सेकंड ये वाला लेना है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। इसको मैं लिख के समझाता हूं आपको। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की हम बात कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल में जहां प्लेस किया जा रहा है उसकी वजह इसका मास नंबर 1 है। और नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? हीलियम। और मास नंबर क्या है उसका? 4। ये जो पोजीशन है एक एलिमेंट की, हाइड्रोजन की, इसको ये पोजीशन अलॉट की जा रही है इसके मास की वजह से। अगर आप मास की वजह से अरेंज करते हैं तो एक एलिमेंट में डिफरेंट एटम्स होते हैं, जो कि मेनलीफ के दौर में अभी बात सामने नहीं आई, आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो मास की वजह से अगर आप एलिमेंट को प्लेस कर रहे हैं तो एक इस ब्लॉक के अंदर आप डिफरेंट मास वाले कैसे प्लेस कर सकते हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन सा? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनके स्पेसिफिक नेम है प्रोथियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइथियम। ट्रिटियम या ट्राइथियम। क्या मास क्या है? इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। जब इन तीनों के मास डिफरेंट हैं तो इन तीनों को सेपरेट पोजीशन चाहिए, क्योंकि एलिमेंट प्लेस अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस। यहाँ एटॉमिक मास चेंज हुआ तो हमने हीलियम यहाँ कर दिया, अलग कर दिया। अब यहाँ कौन सा एलिमेंट प्लेस करेंगे? एटॉमिक मास 1 वाला, 2 वाला या 3 वाला? तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स जो है मेनलीफ टेबल में हम कहते हैं उनको सेपरेट पोजीशन अलॉट नहीं की जा रही है, मौजूद नहीं थी उसके अंदर ना। आइसोटोप अगर डिस्कवर हो जाए
अब मैनली के टेबल के अंदर मैं उनको पुट करना चाहूं तो मैं देखता हूं सेपरेट पोजीशन उनके लिए रखी नहीं गई है, ना है, होनी क्यों चाहिए, क्योंकि उनके मास डिफरेंट है। Manly's periodic table does not show the separate position for isotopes। तो ये एक हमारा देखते हैं कि इस टेबल के अंदर एक और नया ऑब्जेक्शन आ गया था ना। अब हम आते हैं फिफ्थ के ऊपर। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्या है? वेरिएबल चेंज इन एटॉमिक मासेस। जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एलिमेंट टू एलिमेंट कांस्टेंट नहीं है। यानी देखिए कुछ एलिमेंट्स आपको हाईलाइट कर किया है मैंने, देखिए एक रो के एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। दो लगातार एलिमेंट में जो चेंज आता है मास का वो कांस्टेंट नहीं है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। यहां देखिए 19 टू 20 कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, और 7 टू 9 2 यूनिट्स का आ रहा है। 7 के बाद 8, 8 के बाद क्या आना चाहिए 9। कभी ये डिफरेंस जो है बढ़ता है और कभी ये कम हो जाता है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये हम कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पे एलिमेंट वजूद में आया, वो एलिमेंट टू एलिमेंट हमें कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमें बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं ये समझूं कि मे बी इन दो के दरमियान एक मिसिंग एलिमेंट है जिसका मास 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक एलिमेंट मिसिंग है जिसका मास 15 होना चाहिए। और एटॉमिक मास जो है वो होल नंबर वैल्यू भी नहीं है। तो जिस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो हमें कांस्टेंट नजर नहीं आता, वो कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। तो हमारा फिफ्थ जो ऑब्जेक्शन है मेनली के टेबल के ऊपर वो क्या है? द चेंज इन एटॉमिक मासेस ऑफ टू सक्सेसिव एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। लास्ट आखिरी बात करेंगे कि मेनलीव ने अपने टेबल के अंदर डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ प्लेस किया हुआ है। डिसिमिलर एलिमेंट कौन से? ग्रुप 1 को अगर ले लो तो वो ऑक्साइड की बेस पे ग्रुप बनाता है। क्या फॉर्मूला था उस ऑक्साइड का? R2O, याद है आपको? फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था? हाइड्रोजन। फिर कौन है? लिथियम। उसके बाद कौन है? सोडियम। फिर कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम के साथ कौन है? कॉपर। फिर हम कहते हैं रुबीडियम। रुबीडियम। और साथ कौन है? सिल्वर, सीजियम। फिर साथ में कौन है? गोल्ड। ये जो मैं पैरेलल एलिमेंट 3 लिख रहा हूँ ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। क्योंकि इन सब का ऑक्साइड जो है उसका जनरल फार्मूला यही है। मैंने आपको बेस बताया था ना, मेनलीव ने जो कॉलम बनाया है उसका बेस क्या है? ऑक्साइड्स। जितने भी एलिमेंट ये ऑक्साइड बनाते हैं वो इस ग्रुप में आएंगे। अब यहाँ कह रहे हैं कि दो डिफरेंट एलिमेंट है, सोडियम भी मेटल है, कॉपर मेटल जरूर है, बल्कि लेकिन सोडियम कौन है? सोडियम जो है वो एक अल्कली मेटल है, कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल। कॉपर जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कॉपर का सॉल्ट जो है वो कलर्ड भी होता है, जैसे ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट आपने देखा होगा ब्लू कलर का होता है। देखने का मतलब ये है कि 9th का अगर प्रैक्टिकल किया आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, तो जो सॉल्यूशन लिया था वो ब्लू कलर का था, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट। सोडियम का, पोटेशियम का, रुबीडियम का, सीजियम का, कोई भी सॉल्ट ले लीजिए वो कलर्ड नहीं है, वो सब कलरलेस है। सोडियम को तो वेल नोन आप जानते हैं ना, NaCl। NaCl का सॉल्ट जो है वो व्हाइट कलर का, टेबल सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, वो किस कलर का है? व्हाइट कलर का है, NaCl। तो प्रॉपर्टीज में ये डिफरेंट है और एक ग्रुप में प्लेस कर दिए गए हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्योंकि इनके ऑक्साइड्स जो है वो अल्कलाइन है, सो दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है उस दौर में इनको क्या नाम दिया था? इन 3 एलिमेंट का बात कर रहा हूं, इनको क्या नाम दिया जा रहा है? तो इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पे हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो सब जानते हैं कि ये इनके क्वाइंस बनते थे, जैसे गोल्ड क्वाइन, सिल्वर क्वाइन, कॉपर क्वाइन। अब करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई है कि अब कॉपर का क्वाइन नहीं बन सकता, सिल्वर गोल्ड तो आप छोड़ दीजिए, एल्यूमिनियम के क्वाइंस यूज होते हैं। लेकिन हम 1869 की बात कर रहे हैं, उस वक्त इन एलिमेंट्स को क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं।
कॉइनेज मेटल कौन से हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इस पे भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। कॉइनेज मेटल्स का ग्रुप कौन सा है? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये आखिरी ऑब्जेक्शन है। Alkali metals like lithium, sodium, potassium, etc., and coinage metals like copper, silver, gold, which differ widely in properties, were placed together in a same group. मैनलीव ने उनको एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया था। तो ये 6 जो है डीमेरिट्स हैं मैनलीव के पीरियोडिक टेबल के। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। मैनलीव के टेबल के मेरिट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये बेस्ट टेबल है, लेकिन जब डीमेरिट्स को भी हमने डिस्कस किया तो डाउट हो रहा है कि टेबल में तो प्रॉब्लम्स हैं। तो हम एक एक्स्ट्रा नोट पे यहाँ लिखा है बात समझने के लिए कि टेबल में या क्लासिफिकेशन के मेथड में प्रॉब्लम का कॉज क्या है। तो वो मैं आपसे कह रहा था कि एटॉमिक मास असल में। अभी तक हमने सबको देखा, डॉबिनर, न्यूलैंड, मेंडलीव। The basis of classification of the element on atomic masses was not convincing. इसलिए हम कह रहे हैं therefore atomic mass is not a fundamental property for the arrangement of element. हम atomic mass को arrangement of element के लिए as a fundamental property consider नहीं कर सकते हैं। तो मेंडलीव के इस टेबल के अंदर जो डीमेरिट्स है ना, उसका कॉज मेंडलीव का मेथड ऑफ अरेंजमेंट अडॉप्ट करना नहीं है, बल्कि जो स्टेटमेंट, जो डेफिनेशन एलिमेंट की, वो प्रॉब्लम है। एलिमेंट शनाख्त किया जा रहा है एटॉमिक मास की वजह से, वो एटॉमिक मास प्रॉब्लम है। मेंडलीव की अरेंजमेंट परफेक्ट, बेहतरीन अरेंजमेंट है। अब हम जंप करते हैं, जब एक टर्निंग पॉइंट आया साइंस में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन जब डिस्कवर हुए तो एलिमेंट की डेफिनेशन चेंज हो गई। ये बात है 1913 की। पिछली स्टेटमेंट थी पीरियोडिक लॉ, जो मेनली स्टेटमेंट थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट ना। एटॉमिक मास, बस वो मास की जगह एटॉमिक नंबर का लफ्ज आ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर अब डिफाइन हो रहा है। इन 1913 मॉजले, एक बहुत यंग केमिस्ट था, उसने एक्सरेज को स्टडी किया, ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट जब चेंज होता है तो एक्सरेज की वेवलेंथ चेंज हो जाती है। बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन किया, बहुत डिटेल में स्टडी किया। वो ये देख रहा है कि मैं जब एलिमेंट चेंज करता हूं तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज चेंज हो रही है। उसने उसको कई एलिमेंट के जब स्टडी किया तो उसने देखा कि जो चेंज इन वेवलेंथ आ रहा है वो चेंज इन एटॉमिक मास से मैच नहीं कर रहा है। तो कोई और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जिसकी वजह से एक्सरेज चेंज हो रही है। मास वेरिएबल चेंज हो रहा है एलिमेंट का, 1 से 4, 4 से 7, और जो वेवलेंथ है वो ग्रेजुअली चेंज हो रही है। तो फिर मॉजले ने एक नई डेफिनेशन दी। उसने कहा कि प्रोटॉन्स जो हैं एलिमेंट के, वो उसकी पहचान है। अगर मालूम है कि प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका है, प्रोटॉन डिस्कवर 1913 में हो चुका है। न्यूक्लियस की बात रदरफोर्ड कर रहा है। तो उसने हर एलिमेंट के एटम को एक नंबर अलॉट किया जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, और वो नंबर कैसे अलॉट किया जा रहा है, उसके प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन है वो इसका एटॉमिक नंबर होगा। एक प्रोटॉन एटम के अंदर मौजूद है तो 1 प्रोटॉन वाला एटम, 2 प्रोटॉन वाला एटम, 3 प्रोटॉन वाला एटम, 4 प्रोटॉन वाला एटम, यूं हर एलिमेंट को उनके नंबर प्रोटॉन्स की वजह से उनको एक नंबर अलॉट कर दिया जिसको एटॉमिक नंबर कह रहे हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर रहा होता है। एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एलिमेंट चेंज नहीं होता है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वो सोडियम ही कहलाएगा। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन सोडियम का ले लिया और 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पहले 17 थे अब 18 हो गए, तो वो क्लोरीन ही कहलाएगा।
फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। 1913 में इसने प्रूव किया एक्सरेज एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो ये हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का बेस क्या है। Moseley proved that atomic number is the fundamental property of the elements. Okay, डेफिनेशन चेंज होगी भाई, अब सब सुन लें, डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब हम नई बात कर रहे हैं। एटॉमिक मास बेस नहीं है, बल्कि क्या है, एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या बनेगा? स्टेटमेंट वही है जो मेनलीफ का था, बस एक लव चेंज करना है। मेनलीफ का स्टेटमेंट याद कर लो तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ खुद बहुत याद हो जाएगा। आप देख लीजिएगा कि वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं जो उसने कही मेनलीफ ने। क्या दी प्रॉपर्टीज कौन सी? फिजिकल एंड केमिकल। हमने दोनों कंबाइन कर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस का लफ्ज मेनलीफ कह रहे हैं, और अब हम कह रहे हैं नंबर्स। दैट इज if the elements are arranged in ascending order of their atomic numbers। अब हम उन्हीं एलिमेंट को दोबारा बात करेंगे। अब अरेंजमेंट मास से नहीं होगी। मास को आप निग्लेक्ट कर दें, देखना ही नहीं मास, मास कितना है, कम है, ज्यादा है, क्या हो रहा है। हर एलिमेंट का सर एटॉमिक नंबर जो अलॉट किया जा रहा है प्रोटॉन की बेस पे, अब वो देखना है बस। लोअर एटॉमिक नंबर को सबसे पहले लिखेंगे। सबसे कम प्रोटॉन किसमें होते हैं? आप जानते हैं प्रोटॉन जो लफ्ज है वो हाइड्रोजन के आयन के लिए है, क्योंकि उसके एक वो फर्स्ट है, उससे कम प्रोटॉन ही किसी एलिमेंट में नहीं है। सबसे पहले वही हाइड्रोजन लिखेंगे क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन है। अगर न्यूक्लियस में एक के साथ एक प्रोटॉन और ऐड कर दें, 1+1 कर दें, 2 प्रोटॉन अगर हो जाए, एलिमेंट चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा हीलियम। 3 कर दें, लिथियम। 4 कर लें, बेरिलियम। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट दैट इज सिमिलर एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर डेफिनेट रेगुलर इंटरवल्स और पीरियड्स। वो जब हम एटॉमिक नंबर से जब अरेंज करते हैं तो कुछ वक्फे के बाद सिमिलर एलिमेंट रिपीट हो जाता है, और जब वो रिपीट होता है तो एक कॉलम बनता जाता है सिमिलर एलिमेंट का, उसको ग्रुप कहते हैं हम। तो ये मॉजले की स्टेटमेंट है। ओके, स्टेटमेंट चेंज हो गई। क्या मेनलीफ का जो क्लासिफिकेशन का मेथड है उसको हम अब रिजेक्ट कर दें, क्योंकि उसकी तो बेस एटॉमिक मास था। अब इस नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेनलीफ के टेबल को दोबारा देखते हैं। तो मेरिट्स जो थे उनमें कोई डीमेरिट में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो तो अपनी जगह पे वैसे ही आज भी अभी भी मेरिट्स ही हैं, अभी भी वो मेरिट्स ही हैं। अब हम डीमेरिट्स की बात करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्शंस थे। तो हम ये कहते हैं कि इस न्यू इंफॉर्मेशन से मेनलीफ का टेबल मॉडिफाइड हो गया। मेनलीफ को कुछ नहीं करना पड़ा। जब दुनिया ने हकीकत को पहचाना कि असल में एटॉमिक नंबर एलिमेंट शनाख्त है, तो मेनलीफ पे किए गए एतराजात जो हैं वो खुद ब खुद रिमूव हो गए। हमने कहा कि और बेहतर हो गया, टेबल मॉडिफाइड हो गया। तो इस स्टेटमेंट के बाद एक अलग से क्वेश्चन बनता है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेनलीज पीरियोडिक टेबल। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेनलीज पीरियोडिक टेबल, क्या मॉडिफिकेशंस हैं? ओके, यस अब्दुल्ला, आपको आवाज आ रही होगी, आपके पास से मुझे साउंड आ रहा है यस आपकी सर। आवाज। हाँ बेटा, ठीक है, गुड। मुझे बताओगे कि डीमेरिट्स में सबसे पहला डीमेरिट क्या था? सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्शन क्या था? सर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का जी जी, सर वो एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। गुड बेटा, गुड, थैंक यू। जो हमारा पहला ऑब्जेक्शन था ना, सबसे पहला, वो रिमूव हो गया, मॉडिफाइड हो गया। मैं आपको यहां समझाता हूं। देखिए, एक मसला था चंद एलिमेंट्स की अरेंजमेंट का, जिनको हमने एनोमलस पेयर कहा। इस स्टेटमेंट के आने से हमने कहा वो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट जो क्या नाम है, जिस पे ऑब्जेक्शन था, वो डिसाइड हो गई। कौन सी एलिमेंट्स है? देखिए, मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए, ऑर्गन हैवियर है और पोटेशियम का मास कम है। एटॉमिक स्केल पे इसको पहले पोटेशियम को होना चाहिए था। एटॉमिक स्केल तो बेस ही नहीं है, इसको तो आप निगलेक्ट कर दें। अब मैं इसको कह रहा हूं कि इसको नेग्लेक्ट कर दें, कि आपने इसको कंसिडर नहीं करना। ओके, किसी और प्रॉपर्टी के अंदर आप देखोगे, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन में आपने इसको, ये तो इसमें बेस नहीं कर रहा है। एक गैर जरूरी बात है। क्या अहम बात है
इन दोनों के प्रोटॉन, जिसकी वजह से आपने इनकी शिनाख्त बना दी है कि आर्गन कौन सा एलिमेंट है। तो कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इस एलिमेंट को डिफाइन करती है? वो इसके न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स भी नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑर्बिट्स नहीं, कौन? प्रोटॉन। तो हम देखते हैं कि ऑर्गन के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 18। ये 18 प्रोटॉन्स हैं। और पोटेशियम में प्रोटॉन्स कितने हैं? 19। क्या ये सही जगह प्लेस हुए? यस, बिल्कुल सही प्लेस हुए, कि पोटेशियम को तो बाद में ही आना चाहिए, और मेंडलीव ने इसको बाद में प्लेस किया था। ये ऑब्जेक्शन खुद ब खुद रिमूव हो रहा है। एटॉमिक नंबर की बेस पे जब एलिमेंट को तरतीब अरेंज करोगे तो ऑर्गन को पहले आना चाहिए, पोटेशियम को बाद में आना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट जो हमारा एक सवाल बन गया था कुछ पेयर्स के ऊपर, वो रिमूव हो गया। ओके, अब ये पूरी बात देख लीजिए हम क्या कह रहे हैं। द अरेंजमेंट according to atomic number shows that the position of the following pairs are correct। वो wrong नहीं है, वो सही है, वो तो बिल्कुल सही है। कौन कौन सा? ऑर्गन शुड बी प्लेस बिफोर पोटेशियम, ऐसा ही मेंडलीव ने किया था। कोबाल्ट शुड बी प्लेस बिफोर निकेल, यस। यहाँ एक मिस्टेक है, ये कोबाल्ट का मास जो है बाय मिस्टेक 58.7 है कोबाल्ट का, सॉरी बिफोर निकल। ये मसला हल हो गया क्योंकि निकल का कम है, बिल्कुल सही है, निकल का 58.7 और कोबाल्ट का 58.9 है। मैं जरा क्वेश्चन ले लूं, किसी स्टूडेंट ने शायद कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। ओके, क्वेश्चन कोई भी नहीं है। हम कोबाल्ट और निकल का देखें, इसका मसला भी हल हो गया कि निकल को पहले होना चाहिए, कोबाल्ट को क्या होना चाहिए? बाद में होना चाहिए। तो ये मसले हमारा एनोमलस पेयर का सॉल्व हो गया। अब हम बात करें पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की, कि आइसोटोप्स की पोजीशन जो है, क्या इसका मसला भी हल हो रहा है? ये देखिए हाइड्रोजन, हमने इसकी बात की थी ना, हाइड्रोजन कि इसका मास 1 है, तो इसके डिफरेंट एटम्स की इसके साथ जगह आपने नहीं मेंशन की हुई है। टेबल में किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनकी जगह मौजूद नहीं है। क्या आइसोटोप्स को डिफरेंट पोजीशन नीड है? क्या हम ये बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 3 डिफरेंट एटम्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटियम, सेकंड वन इज ड्यूटेरियम, थर्ड वन इज ट्राइटियम या ट्रिटियम। ये 3 डिफरेंट एटम्स हैं हाइड्रोजन के। अब बस मेरी आवाज चेक करें, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है? ओके। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, बेटा हम कई दफा समझा चुके हैं, इस क्वेश्चन को हम इग्नोर इसलिए करते हैं, निगलेक्ट करते हैं कि आपकी आवाज कट कट के आ रही है। तो बेटा ये आपके इंटरनेट का कनेक्शन का मसला है। कई दफा बता चुके हैं कि मैं अकेला घर में बैठे क्लास नहीं ले रहा, हम इंस्टीट्यूट में बैठे हुए, साथ में पैरेलल 2 से 3 लोग ज्वाइन करते हैं, और अगर इशू होता है तो तमाम को इशू आ रहा हो तो आप अपने इंटरनेट के कनेक्शन को देखिए, वहां प्रॉब्लम आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से लेक्चर डिलीवर जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, बाकी आपके एंड से प्रॉब्लम है और वहां पे जरा हम उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। एनीहाउ, हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके 3 डिफरेंट आइटम्स हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मास में है। मैं इनके मास नंबर लिख रहा हूँ। प्रोटीन का मास नंबर क्या है? 1। ये हैवी हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम हैवी हाइड्रोजन। प्रोटीन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इस एटम की बात करते हैं। ड्यूटेरियम इज अ हैवी हाइड्रोजन एंड ट्राइथियम इज अ रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन। ये 3 डिफरेंट एटम्स हैं। मॉडिफिकेशन के बाद जब ये मालूम हुआ कि मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, तो अब इन 3 में डिफरेंस किस चीज का है वो मुझे देखना है। तो मैं इन तीनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखूंगा। प्रोटियम में सिंगल प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 1। ड्यूटेरियम में सिंगल प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 1। ट्रिटियम में सिंगल प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 1। ये 3 डिफरेंट एटम्स हैं, लेकिन तीनों हाइड्रोजन क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है। ये 3 डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है, ये 3 डिफरेंट एटम जरूर हैं, लेकिन तीनों का एलिमेंट एक ही है, हाइड्रोजन है।
जब ये एक ही एलिमेंट है तो इसलिए टेबल में एक ही एलिमेंट की जगह इनको प्लेस करना चाहिए, या कोई जरूरत नहीं है कि हम डिमांड करें कि इनकी अलग जगह रखी जाए। तो जब मैं पीरियोडिक टेबल में जहां पे ये एटॉमिक नंबर 1 को प्लेस करता हूं, तो वो इन तीनों एटम्स की पोजीशन को जस्टिफाई कर रहा होता है। ये जगह किसकी है? प्रोटियम की भी है, ये वाली जगह ड्यूटेरियम की भी है, ट्राइटियम की भी है। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का जो एक एतराज किया था वो रिमूव हो गया। मैं ये इंक वर्ड को इरेज कर दूं ताकि आपको ये पूरा पॉइंट अब नजर आए कि क्या हम बात कर रहे हैं। Isotopes of this element, sorry, isotopes of this same element possess the same atomic number. All of them should occupy one and the same place in the periodic table. उस demerit को हमने आंसर कर दिया। All of them should occupy one and the same place in the periodic table. इसलिए किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को आपको अलग अलग जगह देने की जरूरत नहीं है। एक एटॉमिक नंबर की वजह से उसके तमाम एटम जो हैं वो वहीं प्लेस होंगे। ये डीमेरिट भी रिमूव हो गया, हमने कहा टेबल मॉडिफाइड हो गया। थर्ड मॉडिफिकेशन क्या है? इस न्यू स्टेटमेंट से तीसरी बात जो हमारे सामने आ रही है इज अ प्रिडिक्शन फॉर द न्यू एलिमेंट्स। मैं यहाँ एलिमेंट्स की रो बनाता हूँ कि देखो हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? हीलियम है। पहले हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि मास नंबर 1 है और मास नंबर क्या है? 4 है। इस न्यू स्टेटमेंट से क्या सोल्यूशन हुआ है वो मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले मैं पुरानी बात करूंगा 1 और 4। फिर लिथियम का मास कितना है? 7। और बेरिलियम का मास कितना है? 9। बोरॉन का मास कितना है? 11। कार्बन का मास कितना है? 12। तो मैं देखता हूँ कार्बन और बोरॉन और कार्बन में 1 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम में कितना है? हाइड्रोजन और हीलियम में 4 यूनिट का डिफरेंस है, सॉरी 3 यूनिट का डिफरेंस है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के दरमियान मैं महसूस करता हूँ एटॉमिक स्केल के ऊपर कि दो मिसिंग एलिमेंट में भी हो सकते हैं, एक का मास 2 हो, एक का मास 3 हो। ये जो हमारी नई स्टेटमेंट आई है एटॉमिक नंबर वाली, अब वो अलॉट करता हूं मैं सबको। हाइड्रोजन डाई नंबर कितना है? 1। y1 एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन 2 हो गए तो हीलियम। 2 और 1 प्रोटॉन के दरमियान प्रोटॉन की तादाद नहीं हो सकती है, होल नंबर वैल्यू होती है। एक प्रोटॉन होगा, 2 होंगे, 3 होंगे। अब 1 और 2 के दरमियान प्रोटॉन की तादाद नहीं हो सकती, इसलिए इन दो के दरमियान किसी एलिमेंट का आना मुमकिन नहीं है, इम्कान ही खत्म हो गया, डाउट ही खत्म हो गया। 3 प्रोटॉन हो जाए, ये एलिमेंट कौन सा है? लिथियम, मास चाहे उसका कुछ भी हो। 4 प्रोटॉन हो तो बेरिलियम है, 5 कौन है? बोरॉन है, 6 कौन है? कार्बन। अब चेंज इन फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी? एटॉमिक नंबर एलिमेंट टू एलिमेंट कांस्टेंट नजर आ रही है। अगर 5 प्रोटॉन का एलिमेंट मौजूद नहीं है तो मुझे बहुत इजीली बता सकता हूं कि एक एलिमेंट यहाँ पे मिसिंग है जिसके अंदर 5 प्रोटॉन्स होने चाहिए। तो मिसिंग एलिमेंट की प्रोडक्शन अब बहुत ज्यादा आसान हो जाती है एटॉमिक नंबर की बेस पे। एटॉमिक मास की बेस पे बहुत डिफिकल्ट था कि होगा या नहीं होगा। तो ये हमारा थर्ड मॉडिफिकेशन है, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट बिकम इजियर बाय नोइंग द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फोर्थ एंड लास्ट, एक ऑब्जेक्शन ये था कि डिसिमिलर एलिमेंट को एक जगह प्लेस किया गया था। हमने मौजूदा टेबल में उसकी मॉडिफिकेशन की है, एटॉमिक नंबर की बेस पे तो नहीं की। वो है पोजीशन ऑफ क्वाइनेज मेटल्स। अल्कली मेटल्स का ग्रुप कौन सा है? 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ग्रुप नंबर क्या है? 1, क्योंकि इनके ऑक्साइड में इनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ रहा है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ग्रुप नंबर क्या है? 1। क्या सोल्यूशन किया है? सब ग्रुप करके ये हो गया 1A और इसको कर दिया 1B। तो हमने पोजीशन ऑफ क्वाइनेज मेटल्स को कैसे डिसाइड किया? पोजीशन उनकी सब ग्रुपिंग करके। तो ये हमारा फोर्थ एंड लास्ट मॉडिफिकेशन है। द क्वाइनेज मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड वर प्लेस सेपरेटली फ्रॉम अल्कली मेटल इन सब ग्रुप बी। अब दोनों का नंबर 1 क्यों है ये अब हम मौजूदा टेबल के अंदर हम देखेंगे, क्योंकि हमारा मौजूदा टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर बेस्ड नहीं है। ओके, ये कहलाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी हिस्ट्री खत्म होती है। हमारे चैप्टर का जो कंटेंट है हमने उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना था, जितना हमारी बुक में डिस्कस हुआ, जितना हमारा सिलेबस है अबाउट हिस्ट्री वो ऑलमोस्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। आज हमारा थर्ड लेक्चर था। अब हम आते हैं मौजूदा टेबल जिसे कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हम हेडिंग डालेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसकी हेडिंग डालिए। अब ये सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब मौजूदा टेबल जो है इन डिटेल स्टडी करना है और जिसका बेस कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने डे 1 में कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिवीजन कर लीजिए, अगर रह गया है तो दोबारा कर लीजिए उसको। अब इसकी जरूरत है, अब यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है, अब आपने बात को समझना भी है और खुद सॉल्व करना होगा। अब ये समझ के याद करने वाला नहीं है, इसको समझ के परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब जिस टेबल की हम बात कर रहे हैं इट इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये टेबल किसने डिफाइन किया ना, मेंडलीव तक तो हमें मालूम है, ये किसने डिफाइन किया? नील बोर का नाम सुना होगा आपने। 1920 में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेस बनाया है क्लासिफिकेशन का, एलिमेंट की पहचान का नहीं। बात सुनिएगा, एलिमेंट की पहचान एटॉमिक नंबर है। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस प्रॉपर्टी पे बेस करती हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम हिस्ट्री को दोबारा रिपीट करते हैं, क्या हिस्ट्री हमारी कि प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास रिजेक्टेड, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर नो, प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर बेस नहीं करती। प्रॉपर्टीज किस पे बेस करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे करती हैं। तो मौजूदा टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। तो इसलिए अब डेफिनेशन क्या होगी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेयर टेबल की? हम कहते हैं इट्स अ टेबुलर अरेंजमेंट, एक टेबल फॉर्म है। एक टेबुलर मीन टेबल है किसका? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स का। किस फॉर्म में? ग्रुप्स में अरेंजमेंट है, पीरियड्स में अरेंजमेंट है, ब्लॉक्स में है। ये तीन जो हमारा अरेंजमेंट है ग्रुप का, पीरियड एंड ब्लॉक की फॉर्म में। ये ग्रुप पीरियड ब्लॉक बेस किस पे करता है? ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बेस किस पे कर रहा है? ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारे टेबल के अंदर तीन चीजें हैं, ग्रुप्स हैं एलिमेंट्स के, पीरियड्स हैं, ब्लॉक्स हैं। ये जो क्लासिफिकेशन ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक्स की है इसका बेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आता है तो आप तब ये वाली बात समझ सकते हो। ये हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इसमें पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें हैं? ग्रुप क्या चीज है, पीरियड क्या है, ब्लॉक क्या है। ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन में कहां बेस करती है, पीरियड आप कॉन्फ़िगरेशन से कैसे ड्राइव कर लोगे, ब्लॉक की पहचान कॉन्फ़िगरेशन से कैसे कर लोगे। तो जो सबसे आसान है ना, मैं उससे मूव स्टार्ट करता हूं। सबसे आसान चीज जो है वो पीरियड्स है। 7 पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल के 7 पीरियड। तो पीरियड बेस करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस पे बेस करता है। एन की वैल्यू जो होती है कॉन्फ़िगरेशन में, जो कोएफिशिएंट भी लिखते हो आप, मैं जैसे लिख के दिखाता हूँ ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आप 1 स्टार्ट जो होता है किससे होता है? 1s2 स्टार्ट होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ मेंशन है? ये कोएफिशिएंट जो 1 डला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? 2s2। ये 2 जो है ये कौन है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ओके, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स किस पे बेस करते हैं? सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ये कॉन्फ़िगरेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन वैलेंस है? सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमें सेकेंड ईयर में कॉन्फ़िगरेशन में ये वाली बात समझनी है कि कोर इलेक्ट्रॉन कौन सा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तमाम इलेक्ट्रॉन को सम नहीं करना है, तमाम इलेक्ट्रॉन को सम करना तो एटॉमिक नंबर बन जाएगा। कौन से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये बात हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, आगे बात करते हैं। ब्लॉक्स भी हैं। ये ब्लॉक डिफाइन कैसे होता है? वैलेंस ऑर्बिटल से होता है। ऑर्बिटल सिर्फ 4 हैं, s ऑर्बिटल, p, d और f ऑर्बिटल, ये 4 ऑर्बिटल्स हैं। इसलिए हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के 4 ब्लॉक्स हैं।
एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे, पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने टाइप्स ऑफ एलिमेंट ब्लॉक की फॉर्म में किए हुए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ओके, अब ये सारी बात पीरियड ग्रुप ब्लॉक में एक आसान सी कॉन्फ़िगरेशन समझाता हूं। एटॉमिक नंबर 1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s1। एटॉमिक नंबर 1 की बात कर रहा हूं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s1। जो कलर मैंने मेंशन किया ना, वो इसलिए किए ताकि आप इजीली बात को समझ सकें कि पीरियड कॉन्फ़िगरेशन में कहां मौजूद है। तो मैंने उसे ग्रीन कलर किया है ताकि आपको या मुझे मार्क ना करना पड़े, आप खुद देख लें। पीरियड कौन सा है? ये 1 जो दिया हुआ है कोएफिशिएंट पे। ग्रुप कौन सा है? एक्सपोनेंट का जो 1 लिखा हुआ है। ब्लॉक कौन सा है? ये अल्फाबेट जो s लिखा हुआ है। इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हाइड्रोजन एलिमेंट की है। हाइड्रोजन के पास अलग से इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फिर हमें डिफरेंशिएट करना होता है कोर इलेक्ट्रॉन कौन सा है और वैलेंस कौन सा है। ओके, इस कॉन्फ़िगरेशन में हम सबसे पहले बात करते हैं पीरियड ऑफ द एलिमेंट। क्या पीरियड है? ये कोफिन का 1 जो है ये इस एलिमेंट का पीरियड बताता है। आप चेक कर लीजिएगा पीरियड टेबल में, हाइड्रोजन बिलोंग्स टू पीरियड 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ग्रुप कौन सा है? ये ऊपर जो ब्लू कलर का क्या नाम है एक्सपेरेंट डला हुआ है 1, इस 1 को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये 1 स्टैंड फॉर ग्रुप। हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1A। पहली रो पहला कॉलम के टॉप पे एलिमेंट हाइड्रोजन है। देखिए पीरियड भी 1, ग्रुप भी 1। ब्लॉक की बात कर लें, किस ब्लॉक में आएगा? तो ये वैलेंस ऑर्बिटल कहला रहा है एस। यहाँ पी नहीं है, डी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एस सिर्फ एस में मौजूद है, एक ही सिंगल ऑर्बिटल है। इस एस को कहते हैं कि ये इस एलिमेंट का क्या होगा? ये इसका ब्लॉक होगा। इस आखिरी वाली बात को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये देखिएगा कि ये हमारा मौजूदा पीरियोडिक टेबल है। कलरफुल इसलिए कि ताकि आपको इसमें एलिमेंट की नेचर के अकॉर्डिंग इजीली समझ में आ जाए कौन से एलिमेंट्स हैं। मुझे इस टेबल के अंदर सिर्फ आपको मेटलॉइड्स मेंशन करने हैं। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, ये जो लाइट ब्लू कलर में जो नजर आ रहा है, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर कह लें आप इसको, ये सेमी मेटल्स में मेटलॉइड्स हैं। टोटल 7 है। बोरॉन, ये एक स्टेयर केस लाइन बनती है। मैं इस लाइन को मार्क कर देता हूं। इस स्टेयर केस लाइन के जो एलिमेंट्स हैं ये मेटलॉइड्स हैं। आपके पास बुक मौजूद है, पेज नंबर 7 पे पीरियोडिक टेबल निकालिए और इनको मार्क कर लीजिए। कुछ स्टेप्स बना हुआ नजर आ रहा होगा। स्टेयर केस लाइन कहलाती है। बोरॉन, सिलिकॉन, और यहाँ पे थर्ड पीरियड में इस लाइन के लेफ्ट और राइट के बोथ एलिमेंट, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलेरियम, पोलोनियम और बाज एसिटिन जो है इसको भी कहते हैं कि ये भी मेटलॉइड है। मेजॉरिटी कहती है 7 है, तो 7 यहाँ पे मैंने मार्क किए हुए हैं। ये मेटलॉइड्स हैं, 7 मेटलॉइड्स हैं। इनके अलावा अभी मैं इनको शेडेड कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल वाजे हो जाए कि ये मैं कह रहा हूँ कि ये कौन है? ये मेटलॉइड्स हैं। अब इन एलिमेंट के लेफ्ट साइड के तमाम एलिमेंट्स ये मेटल्स हैं, मेटल्स। और इनके राइट साइड के चंद एलिमेंट, फ्यू एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब कौन है? नॉन मेटल्स हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में नेचर वाइज एलिमेंट 3 किस्म के हैं। लेफ्ट पे मेटल्स हैं, राइट पे नॉन मेटल्स हैं, दरमियान में एक स्टेयरकेस लाइन है मेटलॉइड्स की, और वो कितने मेटलॉइड्स हैं? 7 है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में 3 चीजें हैं, पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक्स। पहले हम पीरियड को डिफाइन करेंगे, फिर ब्लॉक्स को करेंगे। जो इजी टॉपिक है वहां स्टार्ट लेंगे, और सबसे डिटेल में समझने वाला
वो ग्रुप्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अब आपकी कब है? आज के सैटरडे, हाँ यस, नेक्स्ट क्लास आपकी फ्राइडे को होगी इंशाल्लाह। तो हम नया टॉपिक इंशाल्लाह वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आज मैं क्लास कुछ थोड़ी देर पहले ऑफ कर रहा हूँ, और अभी कुछ देर के बाद मगरिब की नमाज का वक्फा है, नमाज पढ़िए और दोबारा आप अपनी क्लास को ज्वाइन करोगे 7:35 पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे 7:35 तक फारिग हो जाएंगे ना सब? यस, 7:35 पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा अपनी क्लास को। और नेक्स्ट क्लास कौन सी इनकी? मैथ्स की, बायो की है? इज E1 और M1? E2 और M2? M2 है। मेडिकल प्री बायो की क्लास होगी। ठीक है, ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।